हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आपको पता है कि जो भी हमारे पॉल्यूशंस होते हैं, इन पॉल्यूशंस को, जो पॉल्यूशंस आपके हैं, इनकी जो मॉनिटरिंग होती है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसकी क्या गाइडलाइन है। ठीक है, हम यहाँ पे गाइडलाइन को डिस्कस करेंगे कि सीपीसीबी गाइडलाइन क्या है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है। और इंपोर्टेंट आपका ये जो है लेक्चर है, एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको लिमिट्स को लेके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट आपका है ये वाला चैप्टर। तो आप सभी लोग जल्दी से जो है लाइव जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लासेस को। और अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। और हमारी ऐप जो है आप प्ले स्टोर पर, आईओएस पर एंड विंडोज पर ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आपका टारगेट एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर है, आरोहन बैच आपका लाइव हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको सारे ही मोड में ये कोर्सेस मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको, प्लस आपको ओनली टेक्निकल मिल जाएगा, प्लस आपको ओनली नॉन टेक्निकल मिल जाएगा। ऐप पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा है सीपीसीबी गाइडलाइन फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर आपको इस गाइडलाइन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज की हमारी क्लास को। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जो हमारा सीपीसीबी होता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यहाँ पे सीपीसीबी द्वारा की जाती है। एयर क्वालिटी जो आपका है, जो कि आपको पता है किस बेसिस पर बताया जाता है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका होता है इसके बेसिस पर बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रियल टाइम ट्रैकिंग की यहाँ पे बात होती है। ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग की बात होती है। जो भी आपके इमिशंस यहाँ पर होते हैं, इमिशंस की यहाँ पे बात होगी, साथ ही साथ वाटर इमिशन ट्रैकिंग की यहाँ पर बात होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सीपीसीबी जो आपका है इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, मतलब कि एयर पॉल्यूशन की गाइडलाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगी। आपको नॉइज पॉल्यूशन के लिए आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? नॉइज पॉल्यूशन के लिए आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आगे हम बात करें तो आपको वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड भी आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगी। इसके बाद जो आपका हजार्डस वेस्ट जो आपका होता है, इसके रिलेटेड भी आपको गाइडलाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस, मतलब इन सारे पॉल्यूशन से रिलेटेड गाइडलाइंस जो हैं आपको सीपीसीबी के अंदर देखने को मिलेगी। किसके अंदर देखने को मिलेंगी? सीपीसीबी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, आज के हमारे टॉपिक को। ठीक है, एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है कि सीपीसीबी गाइडलाइन हमारी क्या होती है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए। अब सीपीसीबी गाइडलाइन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा, क्या समझना है आपको? आपको ये समझना है कि जो सीपीसीबी गाइडलाइन आपकी होती है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड कराती हैं, जिस फ्रेमवर्क के बेसिस पर हम इंडिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? इंडिया में हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपीसीबी जो आपका यहाँ पर है, क्या है आपका? जो आपका सीपीसीबी आपका है,
ठीक है, ये इंश्योर करता है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एयर हो गया, वाटर हो गया, हजार्डस वेस्ट आपका हो गया, ठीक है, इन सबको यहाँ पे इन सब के लिए जो है रेगुलेशंस या गाइडलाइंस जारी करता है, जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस जो आपका है या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो आपका है वो आपका यहाँ पर रिड्यूस हो पाए, क्या हो पाए, वो आपका यहाँ पर रिड्यूस हो पाए, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये प्रिंसिपल रेगुलेटरी बॉडी है और मेनली रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो सीपीसीबी, आप ऐसे समझ लो इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपीसीबी आपकी क्या हो गई है, सीपीसीबी आपका क्या हो गया है, ये आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी आपका हो गया, ठीक है। और इसका मेन जो काम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, मेन जो काम रहने वाला है, तो मेन काम यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, ठीक है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे वो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आपका हो, इन सबसे रिलेटेड आपको जो रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे, वो रेगुलेशंस आपको कौन देने वाला है, वो रेगुलेशंस आपको सीपीसीबी देने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं। तो सीपीसीबी जो आपका होता है, सीपीसीबी जो आपका होता है, ये ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंडर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है, कि सीपीसीबी आपका जो ऑपरेट होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सीपीसीबी की, ठीक है। तो सीपीसीबी आपका ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स होते हैं, इनको इन्फोर्स करना है, ठीक है, या एनवायरमेंटल लॉ को यहाँ पे क्या करना है, इन्फोर्स करना है, ठीक है, इनको क्या करना है, इन्फोर्स यहाँ पे करना है, ठीक है। सीपीसीबी गाइडलाइन जो होती है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, तो आपको अभी जैसे मैंने बताया कि रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करता है, किसके लिए प्रोवाइड करता है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, लेबोरेटरीज के लिए, ठीक है, इन सब के लिए यहाँ पर जो गाइडलाइन आपकी है या रेगुलेशंस है, वो रेगुलेशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और किस लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे एयर क्वालिटी आपकी हो गई, एयर पॉल्यूशन आपका हो गया, वाटर पॉल्यूशन आपका हो गया, नॉइस आपका हो गया, हजार्डस वेस्ट पॉल्यूशन आपका हो गया, तो इनको मॉनिटर करना है, क्या करना है, इनको मॉनिटर करना है। आपको बता दूं ये वाला आपका जो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सीपीसीबी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। इन शॉर्ट आप इसको MOEFCC भी यहाँ पर बोल सकते हो, क्या बोलते हो आप, MOEFCC भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, जो कि एनवायरमेंटल लॉ को यहाँ पे क्या करता है, इनफोर्स करता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब जो गाइडलाइन यहाँ पे सीपीसीबी के द्वारा दी जा रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जो भी इंडस्ट्रीज आपकी है, क्या है, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, ठीक है, तो जो भी आपके जैसे कि नेशनल आपके हो गए या फिर मैं बात करूं ग्लोबल आपके हो गए, तो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं ना, ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, इंडस्ट्री को आपको अलाइन करना है, क्या करना है, उस पर आपको इंडस्ट्री को अलाइन करना है, ठीक है। साथ ही साथ इंश्योर करना है सस्टेनेबल ऑपरेशंस, क्या करना है, सस्टेनेबल ऑपरेशंस को यहाँ पे इंश्योर करना है, ठीक है। और पॉल्यूशन कंट्रोल्स जो आपके हैं, और क्या है आपके आपके जो पॉल्यूशन कंट्रोल्स हैं, इन पॉल्यूशन कंट्रोल्स को यहाँ पर कंट्रोल करना है,
और इनकी भी आपको मॉनिटरिंग करना है, इनकी भी आपको क्या करना है, इनकी भी आपको मॉनिटरिंग करना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो सीपीसीबी गाइडलाइन है वो क्रूशियल क्यों है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज को यहाँ पे अलाइन करना है नेशनल एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए सीपीसीबी गाइडलाइन जो आपकी होती है वो क्रूशियल हो जाती है, वो क्रूशियल हो जाती है इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं कि भैया अगर हम इंडस्ट्री की बात करें अक्रॉस द इंडिया तो यहाँ पे मैंडेटेड है कि जो भी सीपीसीबी मॉनिटरिंग नॉर्म्स आपके होंगे वो आपको यहाँ पे फॉलो करने ही होंगे। क्या करने होंगे, वो आपको यहाँ पे फॉलो करने ही होंगे, ठीक है। क्यों करने होंगे, सबसे पहला कि आप जब भी इंडस्ट्री को खोलोगे तो जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी उसके अकॉर्डिंग आपका इंडस्ट्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री को शट डाउन कर दिया जाए या फिर पेनाल्टीज लगा दी जाए। तो हम शट डाउन एंड पेनाल्टीज को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो जो भी रेगुलेशंस यहाँ पे सीपीसीबी मॉनिटरिंग के होंगे वो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेंगे। साथ ही साथ क्यों मैंडेट किया गया है, इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है और पब्लिक हेल्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिससे हम पॉल्यूशन इंपैक्ट को मिनिमाइज कर पाए, क्या कर पाए, पॉल्यूशन इंपैक्ट को मिनिमाइज कर पाए। क्योंकि आपको एक चीज पता होगा, आपको एक चीज पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, किसकी बात करूं, जैसे समझना ये जो सेकंड पॉइंट है थोड़ा सा इसका जस्टिफाई अपन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूरा ले लेते हैं। तो भाई आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है आप पढ़ क्यों रहे हो, सबसे पहला अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप पढ़ क्यों रहे हो, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो एक ऑब्जेक्ट के तहत, इसके तहत एक ऑब्जेक्ट के तहत। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बात करूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट क्या करना है, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन। अब आप बोलोगे कि सर एनवायरनमेंट को किससे आपको प्रोटेक्ट करना है और ह्यूमन को आपको किससे प्रोटेक्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, प्रोटेक्ट ह्यूमन, ह्यूमन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ये प्रोटेक्ट हम कर रहे हैं ह्यूमन को एनवायरनमेंट से। जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उनसे हम ह्यूमन को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। और प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को हम किससे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन से, किससे, ह्यूमन से, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ह्यूमन से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, गाइडलाइन इसीलिए यहाँ पे दी जा रही है कि जो एनवायरमेंटल और पब्लिक हेल्थ आपका है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाओ, किससे, पॉल्यूशन इंपैक्ट से, ठीक है। तो पॉल्यूशन इंपैक्ट जो आपका रहेगा इसको अपने को यहाँ पे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स आपके होते हैं, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इंप्रूव करना है। कैसे, कार्बन फुटप्रिंट्स जो आपके होते हैं, लोअर कार्बन फुटप्रिंट्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ईएसजी स्कोर जो आपका होता है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंप्रूव करना है। क्या करना है, ईएसजी स्कोर भी आपको यहाँ पे इंप्रूव करना है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, बताइए जल्दी से, हाँ क्लियर, बताओ जल्दी से, हाँ क्या बोल रहे हो, ईएसजी एनवायरमेंटल, ठीक है। ईएसजी आपका क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ठीक है। ईएसजी आपका यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है, ठीक है। ई फॉर एनवायरमेंट, एस फॉर सोशल हो जाएगा, जी फॉर गवर्नेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑपरेशनल इफिशियंसी जो आपकी है, इस ऑपरेशनल इफिशियंसी को अपने को एनहांस करना है, ठीक है। कैसे करोगे एनहांस,
जो एक्सेस इमिशंस आपका होता है इसको आप यहाँ पे प्रिवेंट करिए, इसको प्रिवेंट करिए। साथ ही साथ रिसोर्सेस वेस्टेज जो आपका यहाँ पे हो रहा है इसको भी आप यहाँ पे प्रिवेंट करिएगा, ठीक है। इसलिए आप समझ रहे होगे ना कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीपीसीबी जो आपकी गाइडलाइन होती है इसलिए इंडस्ट्रीज के लिए क्रूशियल यहाँ पे होती है, ठीक है। और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग होना चाहिए भाई, क्योंकि ये आप ऐसा बोल सकते हो एक विटल रोल प्ले करता है किसके लिए, किसमें, तो डिटेक्टिंग, मेजरिंग, डिटेक्ट करना, मेजर करना, मिटिगेशन या मिटिगेटिंग पॉल्यूशन लेवल, जो भी आपके इंडस्ट्रियल जोन होते हैं, जो भी आपका अर्बन एनवायरनमेंट होता है, जो भी आपका सेंसिटिव इकोसिस्टम आपका होता है, ठीक है। इसलिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग आपका यहाँ पर एक विटल रोल प्ले करता है, ठीक है। अब एवोल्यूशन की अगर हम बात करें कि सीपीसीबी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग नॉर्म्स जो आपके हैं इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, ठीक है। तो ओवर द पास्ट 2 डेकेड, ठीक है, हम यहाँ पे पास्ट 2 डेकेड की बात कर रहे हैं। सीपीसीबी जो आपका है इन्होंने अपनी गाइडलाइन को अपडेट किया और इसको इंटीग्रेट किया मॉडर्न पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, मॉडर्न पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी के साथ इसको इंटीग्रेट किया। अब आप यहाँ पे सिंपल सी बात समझिएगा, इन्होंने क्या बोला कि जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई, ये याद रखिएगा, एक तो है आईओटी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम सीईएमएस ये लोग लेके आए, इसको मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको डिटेल में समझाया हुआ है। और एआई पावर्ड एनालिटिक्स यहाँ पे फॉलो किया गया, दैट इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये आपका क्या है, ये आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट किया अपने गाइडलाइन के साथ, अपनी गाइडलाइन के साथ इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इनके माइलस्टोन्स की हम बात कर लेते हैं सीपीसीबी गाइडलाइन में। जैसे आप यहाँ पे देखो 2000 से 2010 की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला, बेसिक स्टैक इमिशंस एंड इफ्लुएंट डिस्चार्ज मॉनिटरिंग यहाँ पे लेके आए थे इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। 2015 में बात करूं तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपका है ये आपका कब आया, ये आया आपका 2015 के अंदर, ठीक है। इस तरीके का आपका ईयर बेस्ड डेटा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे आप देखो 2017 में इंप्लीमेंटेशन हुआ रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, आरटीओएमएस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये आपका एयर और वाटर पॉल्यूशन ट्रैकिंग के लिए था, इसके लिए था आपका एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ट्रैकिंग के लिए इसको यहाँ पर फॉलो किया गया, ठीक है। तो 2017 में ये इंप्लीमेंटेशन आपका हुआ। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर जो आईओटी एनेबल्ड मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं उसका इंटीग्रेशन किया गया, ठीक है। जो लाइव पॉल्यूशन डेटा होता है, क्या होता है, लाइव पॉल्यूशन डेटा होता है, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग आप बोल सकते हो, मतलब मॉनिटरिंग डेटा मतलब लाइव पॉल्यूशन मतलब इंटरनेट बेस्ड, आप ऐसा समझ लो इसको, ठीक है। इंटरनेट बेस्ड डेटा आपका यहाँ पे हो गया है। तो ये 2020 में आपका आया, कब आया आपका, 2020 में आया, ठीक है। 2022 देखो, 2022 के अंदर 2022 से प्रेजेंट, ठीक है, आज तक एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस आया यहाँ पे, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को यहाँ पे इन्फोर्स कर रहा है। तो 2022 से आज तक यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस आपका चल रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपका जो मैनुअल सैंपलिंग होती थी, मैनुअल सैंपलिंग से रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग में आप यहाँ पे शिफ्ट कर गए हो। क्या कर गए हो आप, कि मैनुअल सैंपलिंग से रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग में आप आ चुके हो। जो इंप्रूव्ड पॉल्यूशन कंट्रोल आपका है, ठीक है, इफेक्टिवनेस यहाँ पे हुई है। एनवायरमेंट का जो डेटा है वो ज्यादा एक्यूरेट आपका यहाँ पे बना, वो ज्यादा रिलायबल आपका बना और वो बात ज्यादा
टेम्पर प्रूफ आपका यहाँ पे निकल कर आया। ठीक है, तो इन चीजों को, इन पॉइंटों को आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है तो आप बोल सकते हो कि भैया मैनुअल सैंपलिंग से हम रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग में आ चुके हैं। इसमें आ चुके हैं, रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग में हम आ चुके हैं। आगे बढ़े तो अब मॉनिटरिंग की हम बात कर लेते हैं कि सीपीसीबी गाइडलाइन जो है, तो मॉनिटरिंग एरिया क्या है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि मॉनिटरिंग एरिया इनके क्या है, सीपीसीबी गाइडलाइन में मॉनिटरिंग एरिया आपके क्या है। तो मॉनिटरिंग एरिया की अगर हम बात करें, तो समझिएगा स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है कि स्टैक आपका क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री के अंदर जो आपका होता है, तो इसमें आपका क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं इसको, आपका कमेंट तुरंत से आ जाना चाहिए जैसे ही आप इसको देखते हो, प्लूम। ठीक है, और ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अगर याद होगा। तो स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग आपका यही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है, बताइए जल्दी से, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि स्टैक मॉनिटरिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है। तो स्टैक मॉनिटरिंग के अंदर हम पर्टिकुलेट्स मैटर, मतलब जो हमारे पीएम हैं, यहाँ पर पीएम में अगर हम बात करें तो ये हमारा पीएम 2.5 यहाँ पे हो जाएगा और पीएम 10 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो पर्टिकुलेट्स मैटर आपका हो गया, इसको इन्वॉल्व किया गया, इसको आपको मेजर करना है। जो आपके गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये मैं एयर पॉल्यूशन के अंदर आपको पढ़ाया हूं, जैसे आपका SO2 होता है, NOx होता है, CO होता है, CO2 होता है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल चिमनी से निकलते हैं, या हम बॉयलर की बात करें या फिर हम पावर प्लांट्स की बात करें। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है स्टैक मॉनिटरिंग के अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला कि जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे होगी, तो स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग गाइडलाइन जो आपकी होगी, इस गाइडलाइन को आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एयर क्वालिटी रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक आपकी इंडस्ट्री है या नहीं है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइन दी गई है। और अब जो आपको ये पॉइंट बताने वाला हूं, ये पॉइंट आपके इंपोर्टेंट रहेंगे। ये लिमिट्स आपसे पूछी जा सकती हैं परीक्षा के अंदर, तो इन लिमिट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है भैया, याद रखना है। ठीक है, इन लिमिट्स को आपको क्या करना है, इन लिमिट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है, ये रहेगा आपके लिए इंपोर्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी पर्टिकुलेट्स मैटर की बात की आपको, तो ये हो गया आपका PM10 और ये हो गया आपका PM2.5। ठीक है, पर्टिकुलेट्स मैटर। ठीक है, 2.5 आपका यहाँ पे क्या बताता है, 10 आपका क्या बता रहा है, और 2.5 आपको क्या बता रहा है, दैट इज द साइज। ये साइज बताता है, क्या बताता है, ये आपको साइज यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो PM10 और PM2.5 की लिमिट्स आपकी यहाँ पे क्या है, तो इमिशन लिमिट्स यहाँ पर है 100 मिलीग्राम न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, ये जनरल इंडस्ट्रीज के लिए लिमिट यहाँ पे दी गई है, और 50 मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब ये आपकी पावर प्लांट के लिए लिमिट दी गई है। ठीक है, ये गाइडलाइन आपको याद रखना है। दूसरा SO2 NOx इमिशन नॉर्म्स जो आपके हैं, तो ये इंडस्ट्रीज के बेसिस पर वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे थर्मल प्लांट्स जो आपके होते हैं उसके लिए ये वाले नॉर्म्स ज्यादा स्ट्रिक्टर हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा फॉलो आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री अगर आप ले रहे हो ना, तो लार्ज इंडस्ट्री जो आपकी होगी उसके अंदर मैंडेटरी यहाँ पे बोल दिया गया है। क्या बोला गया है, यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप इंस्टॉलेशन आपको कराना ही पड़ेगा कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को, CEMS को आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉल कराना ही पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे, लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर, कहां पर, लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, अब स्टैक मॉनिटरिंग में जो कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं, वो मिस्टेक्स क्या देखने को मिलती हैं कि जो इमिशन एनालाइजर होता है ना रेगुलरली, उसको कैलिब्रेटिंग नहीं किया जाता, उसको कैलिब्रेट नहीं किया जाता, कॉमन मिस्टेक आपकी है।
जो है आपका नॉन कंप्लायंसेस विथ स्टैक हाइट जो रिक्वायरमेंट आपकी होती है, स्टैक हाइट जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मतलब कि जो हाइट यहाँ पे बोला है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर होना चाहिए, उससे कॉम्प्लायंसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और जो आपका कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, लॉग रिपोर्ट्स जो आपकी है, जो कि सीपीसीबी वेरिफिकेशन के लिए आपका जाता है, तो उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स आपकी यहाँ पर होती हैं, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे होती है। इन मिस्टेक्स को आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, बेस्ट प्रैक्टिस, यहाँ पर सजेशन क्या दिया गया, सजेशन ये दिया गया है कि आप यहाँ पे CEMS जो है, रियल टाइम CEMS जो आपका है, इसको आप इंस्टॉल्ड कराओ और ये ऑपरेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ इंस्टॉल करा लिया, ऑपरेशनल है ही नहीं, ठीक है। पेरियोडिक थर्ड पार्टी आप स्टैक इमिशन ऑडिट यहाँ पे करवाइए, ठीक है, आप कंडक्ट कराइए पेरियोडिक थर्ड पार्टी स्टैक इमिशन ऑडिट को आप यहाँ पे करवाइए। साथ ही साथ मेंटेन अ डिजिटल रिकॉर्ड, आप डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करिए, ठीक है, इमिशंस रिपोर्ट, ठीक है, जब भी सीपीसीबी ऑडिट आपका होगा आप वहां पे दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, आपके पास सॉल्यूशंस ये है कि आप इस तरीके से करिए तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको AAQM मैंने पढ़ाया था, एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आउटडोर पॉल्यूशन आपका होता है, आउटडोर एयर होती है, उसके अंदर पॉल्यूटेंट के लेवल को मेजर करना है। क्या करना है, पॉल्यूटेंट के लेवल को यहाँ पर मेजर करना है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, मेजर मेजर पॉल्यूटेंट लेवल, पॉल्यूटेंट लेवल इन आउटडोर एयर, ठीक है, आउटडोर एयर के अंदर करना है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज याद रखिएगा, जो भी इंडस्ट्री आपकी होगी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो आपके होते हैं, ठीक है, जो आपके होते हैं, इंश्योर करना है कॉम्प्लायंसेस, हमें इंश्योर करना है इसके साथ, ठीक है। अब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री और सिटीज के लिए, वो आपके यहाँ पे क्या होते हैं याद रखना, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, ये डेटा आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये डेटा आपको यहाँ पे याद रखना है। इसलिए इस डेटा को, जैसे देखो PM10 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब 24 घंटे में। और एनुअल लिमिट की अगर आप बात करोगे तो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। PM2.5 की अगर मैं बात करूं तो 60 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब आपका हो जाएगा 24 आवर्स के लिए, तो 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आपका हो जाएगा किस लिए, एनुअल लिमिट्स के लिए। अगर हम SO2 और NOx लिमिट्स की यहाँ पे बात करूं तो ये आपकी यहाँ पे बेरी करेगी आपकी, किस पर बेरी करेगी, बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री आपकी है, इंडस्ट्री पर आपका बेस्ड यहाँ पे होगा, और रेसिडेंशियल जोन आपका क्या है, उस पर आपका ये जो है बेस्ड रहेगा, ठीक है, इसकी लिमिट्स जो रहेंगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ये बेरी यहाँ पे करती है, ठीक है। अब AAQM कॉम्प्लायंसेस के साथ कॉमन इशू क्या आते हैं, जैसे मॉनिटरिंग लोकेशन जो आपकी होती है ना, पुअर सिलेक्शन, मॉनिटरिंग लोकेशन का सिलेक्शन जो आपने यहाँ पे किया है वो आपने गलत कर लिया है, ठीक है, पुअर सिलेक्शन। रेगुलर एयर सैंपलिंग आप नहीं करा रहे हो, उसमें आप फेल हो रहे हो, ठीक है। और इनएडिक्यूट डेटा लॉगिंग और रिपोर्टिंग की यहाँ पे बात हो रही है कि आपका डेटा लॉगिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा, रिपोर्टिंग आपको नहीं देखने को मिल रही है, इसमें कमी नजर आ रही है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे क्या बोलती है कि अगर हम एक्यूरेट डेटा चाहते हैं कि एक्यूरेट डेटा हमें मिले, तो आप रियल टाइम एयर क्वालिटी सेंसर्स जो आपके होते हैं आप इनको इंस्टॉल करवाइए, ठीक है। एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जो आपकी होती हैं, ठीक है, तो जहां पे पॉल्यूशन हॉट स्पॉट होगा ना वहां पे आप इसको प्लेस कराओ, ठीक है। मंथली रिपोर्ट को आप यहाँ पे जनरेट कराइए, ठीक है, जिससे कॉम्प्लायंसेस ट्रैकिंग आपका यहाँ पर हो पाए, क्या हो पाए, कॉम्प्लायंसेस ट्रैकिंग आपका यहाँ पर हो पाए, ठीक है। आगे बढ़े,
तो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं और हजार्डस वेस्ट कॉम्प्लायंसेस की हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे सीपीसीबी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या है हमारे सीपीसीबी स्टैंडर्ड्स हैं, ये हम देखते हैं वाटर क्वालिटी एंड इफ्लुएंट्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी इंडस्ट्री से इफ्लुएंट डिस्चार्ज आपका होता है, जो आपके ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, तो कंटामिनेशन लेवल को मेजर करना, क्या करना यहाँ पे, कंटामिनेशन लेवल को मेजर करना। ठीक है, अब कैसे मेजर होंगे? तो वाटर पॉल्यूशन के लिए यहाँ पे सीपीसीबी की आपकी गाइडलाइन देके रखी है। क्या देके रखी है कि जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आपके होते हैं, मतलब ईटीपी आपके होते हैं, एक आपके एसटीपी होते हैं, एसटीपी मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका हो गया, ईटीपी मतलब आपका क्या हो गया, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आपका हो गया। तो इनका मॉनिटरिंग क्या है? इनका मॉनिटरिंग ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का जो डिस्चार्ज आपका है, डिस्चार्ज कॉम्प्लायंसेस आप यहाँ पे देखोगे। यहाँ पे आप क्या देखोगे? यहाँ पे इंश्योर करोगे कि जो ट्रीटेड सीवेज आपका है वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं, स्टैंडर्ड मतलब कि डिस्चार्ज नॉर्म्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका आएगा ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड हम कौन सा फॉलो करते हैं? IS 10500 स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपकी ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग की यहाँ पे बात करें तो सरफेस एंड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग में सिंपल सा क्या है, जो लेक पॉल्यूशन आपका है, रिवर पॉल्यूशन जो आपका है और एक्वाफर्स आपका है, इसको आपको प्रिवेंट करना है। इस पॉल्यूशन को आपको क्या करना है? इस पॉल्यूशन को आपको प्रिवेंट करना है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं और डिस्चार्ज मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं, मतलब कि ईटीपी और एसटीपी कॉम्प्लायंसेस यहाँ पे क्या है। इन कॉम्प्लायंसेस की अगर हम बात करें, इन कॉम्प्लायंसेस की हम बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बोला गया है कि भैया जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर रहेगी ना, लिक्विड वेस्ट आप जनरेट करिए, सॉलिड वेस्ट आपको नहीं चाहिए, लिक्विड वेस्ट आप यहाँ पे जनरेट करिए, दैट इज द मैंडेटरी, इसको मैंडेटरी किया गया। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये बोला गया है कि अगर आप इसको लार्ज वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर रहे हो, इसके अंदर डिस्चार्ज कर रहे हो, लार्ज वाटर बॉडी के अंदर अगर आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो वाटर पॉल्यूशन को आपको प्रिवेंट करना है। क्या करना है? वाटर पॉल्यूशन को आपको यहाँ पे प्रिवेंट करना है। अब आप बोलोगे कि डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स यहाँ पे क्या रहेंगे इंडस्ट्री के लिए, तो सीपीसीबी ने यहाँ पे इफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सबसे पहला, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ट्रीटेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट अगर आपका हुआ तो लेस देन 30 मिलीग्राम पर लीटर आपका होना चाहिए। अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की हम बात करें तो लेस देन 250 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अगर हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें, टीएसएस की बात करें, लेस देन एंड इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर लीटर। एंड पीएच वैल्यू जो आपका होगा ये मस्ट बी बिटवीन द 5.5 to 90 फॉर ऑल इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। सारी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के लिए जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो 5.5 to 9.0 आपका होना चाहिए, पीएच वैल्यू आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, और ये जितनी भी गाइडलाइन की लिमिट्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें कॉमन कॉम्प्लायंसेस की, हम बात करें कि क्या इशू आते हैं वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के अंदर। तो इशू यहाँ पे ये आते हैं कि जो आपके ईटीपी होते हैं, ठीक है, तो पुअर मेंटेनेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नॉन कॉम्प्लायंसेस हो जाते हैं, लीड करते हैं इसको डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट वाटर। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, पार्शियली ट्रीटेड या फिर अनट्रीटेड जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज हम कर देते हैं। साथ ही साथ जो वाटर सैंपलिंग आपका होता है और रिपोर्टिंग आपकी होती है, ये बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ये बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट आपको देखने को मिलती है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे क्या बोलती है? बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे ये बोलती है, ठीक है,
बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर क्या बोलता है, बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे बोलता है कि रियल टाइम इफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपका होता है OCEMS, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, तो साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। रियल टाइम इफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपका होता है OCEMS, इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल करिए, ठीक है। जो मंथली वाटर क्वालिटी टेस्ट आपके होते हैं NABL, ठीक है, NABL लैब के अंदर जो आपके होते हैं वाटर क्वालिटी टेस्टिंग जो आपका होता है मंथली बेसिस पर आप इसको कंडक्ट कराइए। साथ ही साथ डिजिटल लॉग को आप यहाँ पे मेंटेन करिए, क्या करिए, डिजिटल लॉग को आप यहाँ पे मेंटेन करिए, और जो कॉम्प्लायंसेस रिपोर्ट आपकी होती है CPCB ऑडिट्स की, आप इसको भी मेंटेन करिए। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर रहेगी। अब हम ड्रिंकिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, इसके लिए तो CPCB ने बोल दिया कि भैया जो आपके ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके 10500/2012 आप इसको फॉलो करिए, इस IS कोड को आप फॉलो करिए। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो IS कोड आपका होता है ना, ये आपको ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। आपसे IS कोड डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा इसको, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला जो IS कोड आपका होता है ना, क्या करता है, इंश्योर वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी को ये इंश्योर करेगा, ठीक है। चलो, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं, पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच लेवल की बात करें 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, टर्बिडिटी लेस देन एंड इक्वल टू 1 NTU होना चाहिए, टोटल डिजोल्व सॉलिड की अगर हम बात करें, TDS की हम बात करें, तो लेस देन एंड इक्वल टू 500 मिलीग्राम पर लीटर आपकी होनी चाहिए। और अगर मैं हैवी मेटल्स की यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कि लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सब आपकी परमिसिबल लिमिट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर आपको ये पूरा डिटेल्ड में पढ़ाया गया है, एक बार आप लेक्चर देखिएगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बेस्ट प्रैक्टिस की हम बात करें तो भैया जो हमारी वाटर टेस्टिंग है, इसको क्वार्टरली बेसिस पर आप यहाँ पर जो है कंडक्ट कराइए, ठीक है, कंडक्ट कराइए। रियल टाइम वाटर क्वालिटी सिस्टम्स जो आपके होते हैं, सेंसर्स जो होते हैं क्रिटिकल लोकेशंस पर, आप इसको इंस्टॉल करवाइए, ठीक है। और आप यहाँ पे इंश्योर करिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हजार्डस केमिकल्स, जो हजार्डस केमिकल्स हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल यहाँ पे इंश्योर करिए, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपरली इंश्योर करेंगे तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जो आपका रहेगा, वो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन आपका यहाँ पे प्रिवेंट होगा, क्या होगा, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन आपका यहाँ पे प्रिवेंट होगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो नॉइज पॉल्यूशन मॉनिटरिंग की हम यहाँ पे बात करते हैं, और CPCB नॉर्म्स हम देखेंगे नॉइज के लिए, किसके लिए, नॉइज के लिए CPCB नॉर्म्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो नॉइज के लिए अपन देख लेते हैं, वाटर पॉल्यूशन अपन ने देख लिया, एयर पॉल्यूशन हमने देख लिया, ठीक है। अब नॉइज की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉइज पॉल्यूशन की लिमिट्स यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और ये जो लिमिट्स आपको यहाँ पे दी गई है, ये डिफरेंट जोन के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है। डिफरेंट जोन में क्या लिमिट्स आपको यहाँ पे यूज करना है, जिससे आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओ इंडस्ट्रियल और व्हीकुलर नॉइज पॉल्यूशन को, ठीक है। आगे हम बात करें CPCB नॉइज पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। डे एंड नाइट लिमिट्स जो आपकी रहेंगी वो आपकी यहाँ पे क्या रहेंगी, जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जोन का टाइप लिखा है, किस जोन के लिए है, डे लिमिट आपका हो गया, ये डीबी आपका हो गया, नॉइज को आप जो है किसमें मेजर करते हो, आप डेसिबल में मेजर करते हो, ठीक है। याद रखिएगा मैं यहाँ पे नॉइज की बात कर रहा हूँ, नॉइज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं बात कर रहा हूँ शोर, जो शोर होता है, ठीक है। एक वर्ड और आता है, इसको डिटेल में नॉइज पॉल्यूशन में आपको बताया हुआ है, साउंड, साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि, ठीक है। साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शोर की बात कर रहा हूँ, इसकी लिमिट्स यहाँ पे क्या रहने वाली है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के टाइम में 75 डीबी आपका रहेगा, और नाइट लिमिट आपकी यहाँ पे 70 डीबी आपका रहेगा। कमर्शियल एरिया की अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल एरिया में 65 डीबी आपका रहेगा, ये आपका 55 डीबी हो जाएगा नाइट लिमिट की अगर हम बात करें। रेसिडेंशियल एरिया की अगर हम बात करें तो 55 डीबी हो जाएगा, डेट इज द 45 डीबी आपका हो गया। साइलेंस जोन हॉस्पिटल एंड स्कूल, डेट इज द 50 डीबी एंड 40 डीबी, ठीक है। ये रिसेंटली जो प्रीवियस एग्जाम्स हुई हैं उसके अंदर आपका साइलेंस जोन का जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2-3 बार, तो आप इसको याद रखिएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना
ये जो लिमिट्स आपको जितनी भी लिमिट्स मैं बता रहा हूं इस गाइडलाइन की, ये सारी लिमिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। आगे कॉमन कॉम्प्लायंसेस इशू क्या होते हैं नॉइस मॉनिटरिंग में, ठीक है, मतलब जब भी इंडस्ट्री आपकी ऑपरेशनल सिचुएशन में होती है ना, या ऑपरेशनल कंडीशन में होती है ना, तो जो 75 डीबी वाली लिमिट होती है ना, ये एक्सीड कर जाती है। क्या हो जाती है? ये आपकी एक्सीड हो जाती है, ठीक है। एक तो ये इशू हो जाता है। हाई नॉइस लेवल आपको देखने को मिलेगा नियर द कंस्ट्रक्शन साइट, ट्रैफिक जोन एंड सेलिब्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, हम जो पेरियोडिक वर्क प्लेस पे नॉइस असेसमेंट होता है ना, उसको कंडक्ट करने में फेल हो जाते हैं। ये हमारी कॉमन इशूज है, कॉम्प्लायंसेस इशूज है, ठीक है। अब नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो जाएगी कि आप नॉइस बैरियर को यहाँ पे इंस्टॉल करिए, ठीक है। आप क्या करिए, नॉइस बैरियर को यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। और साउंड प्रूफिंग जो आपका है, हाई नॉइस जोन जो आपका रहेगा, हाई नॉइस जोन जो आपका रहेगा वहां पे साउंड प्रूफिंग मतलब नियर आप साउंड प्रूफिंग करिए, ठीक है। मतलब आप समझिएगा कि अगर मैं बोलूं कि ये आपका यहाँ पे नॉइस है, ये आपका नॉइस है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये कोई रिसीवर आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो है नॉइस आपका पास हो रहा है। अब अगर आपने यहाँ बीच में एक बिल्डिंग को बना दिया, क्या किया, बिल्डिंग को बना दिया, अब ये नॉइस क्या करेगी, यहाँ जाएगी फिर यहाँ पहुंचेगी, यहाँ जाएगी फिर यहाँ पहुंचेगी। मतलब ये जो शोर आपका यहाँ पे रहेगा, ये शोर आपका यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। ये हमने नॉइस पॉल्यूशन के अंदर डिटेल्ड में समझा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे हम बात करें, जो लो नॉइस मशीनरी आपकी होती है, आप उनका यहाँ पे यूज करिए। रेगुलर इक्विपमेंट मेंटेनेंस आप कराइए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वार्टरली नॉइस मॉनिटरिंग सर्वे जो आपका होता है, इसको आप फॉलो करिए, ठीक है, इसको फॉलो करिए सीपीसीबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिपोर्ट्स जो आपकी हैं वो आप सीपीसीबी को यहाँ पर सबमिट करिए, ठीक है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लायंसेस की अगर हम बात करें तो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट कॉम्प्लायंसेस क्या है, ठीक है। इसको हजार्डस वेस्ट की अगर हम बात करें ना, तो इसको आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे, और इसका एक आपका वो भी है, ठीक है, गाइडलाइन भी है, वो गाइडलाइन को भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सिंपल सी बात कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे रेडियो एक्टिव आप ले लो यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट जो आपका है, तो सीपीसीबी रेगुलेटरी हजार्डस वेस्ट मतलब कि यहाँ पे कलेक्शन किस प्रकार से करना है, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, इसका डिस्पोजल किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी सीपीसीबी के अंदर आ जाएंगी, ये सभी चीजें क्या आ जाएंगी, ये सभी चीजें आपकी सीपीसीबी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, क्या आ जाएंगी, सभी चीजें सीपीसीबी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो अंडर द हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कलेक्शन कैसे होना है, ट्रीटमेंट कैसे होना है, डिस्पोजल कैसे होना है। तो जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपके हैं 2016, इसको आप यहाँ पे फॉलो करोगे, ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे फॉलो करोगे, ठीक है। हम गाइडलाइन की यहाँ पे बात करें तो हजार्डस वेस्ट के लिए आपकी गाइडलाइन क्या रहने वाली है, तो गाइडलाइन रहने वाली है कि जो इंडस्ट्रीज आपकी होंगी मस्ट ऑब्टेन ऑथोराइजेशन फॉर हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल, मतलब हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल के लिए इंडस्ट्री के पास ऑथोराइजेशन होना चाहिए। जैसे अभी आपने रिसेंटली एक देखा होगा कि जो पीथमपुर के अंदर आपका रामकी प्लांट है, इसके अंदर आपका यूनियन कार्बाइड जो है भोपाल से आपका बहुत सारे टन जो है वेस्ट को लेके आया गया था, और यहाँ पे उसको क्या कराना था, डिस्पोज कराना था, ठीक है। तो रामकी प्लांट में ही क्यों किया जा रहा था भाई, उसके पास एक तो सबसे पहले क्या है, ऑथोराइजेशन है हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल का, इसलिए यहाँ पे किया गया, ठीक है। और दूसरी चीज कौन सी मेथड के थ्रू किया जा रहा था, इंसीरेशन के थ्रू किया जा रहा था। जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो वहां पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ऑन साइड स्टोरेज की अगर हम बात करें, अगर हजार्डस वेस्ट है आपकी साइट पर, तो हजार्डस वेस्ट ऑन साइड स्टोरेज की हम बात करें तो 90 दिनों से ज्यादा आप इसको जो है स्टोर नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, 90 डेज से ज्यादा आप यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते हो। अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें या फिर हम ई वेस्ट की यहाँ पे बात करें, तो इन दोनों को सेपरेटली आपको हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट को आप
एक साथ यहाँ पे क्या करो, एक साथ आप यहाँ पर हैंडल करो, इनको आपको सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इंडस्ट्रीज जो आपकी होंगी, जो भी आपका वेस्ट डिस्पोजल होगा, सीपीसीबी ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल के थ्रू आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। इसके बेसिस पर मतलब यहाँ पे जानकारी होगी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, कि भैया कौन सा वेस्ट इंडस्ट्री का डिस्पोज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग में क्या कॉमन इश्यूज देखने को हमें मिलते हैं, क्या कॉमन इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला एक तो इलीगल डंपिंग। हाँ, जनरली आपने देखा होगा इलीगल डंपिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लैंडफिल्स के अंदर। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड स्टोर। ठीक है, वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया जा रहा है, स्टोर नहीं किया जा रहा है। मिसिंग इम्प्रॉपर हजार्डस वेस्ट ट्रैकिंग रिकॉर्ड। ठीक है, जो हजार्डस वेस्ट ट्रैकिंग रिकॉर्ड है वो या तो मिस है या फिर इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो ये कॉमन इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फिर ये बोला गया है कि भैया जो भी कॉम्प्लायंस नॉर्म्स आपके यहाँ पर हैं, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर हम बात करें, हाँ, तो हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल जो आपका होगा, तो जो भी ऑथोराइज्ड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होगी वो आपको यहाँ पे देनी होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा डिटेल्ड वेस्ट डिस्पोजल लॉग्स और सीपीसीबी डॉक्यूमेंटेशन आपका होगा। रेगुलर इंटरनल ऑडिट्स आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा, जिससे कंप्लायंसेस आपके यहाँ पर इंश्योर हो सके। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे अब हमारा क्या आता है, सीपीसीबी 4 नॉर्म्स यहाँ पे आते हैं। क्या आते हैं? सीपीसीबी 4 नॉर्म्स यहाँ पे आते हैं। रूल 9 आता है, कुछ केस स्टडी आती है और कुछ फ्यूचर ट्रेंड यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इनके बारे में अपन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि अभी तक हमने जो पढ़ी, जो गाइडलाइंस हमने देखी, वो गाइडलाइंस आप सभी को क्लियर है? बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, सिंपल सा है, इसको याद रखना है। लेकिन हाँ, इसको क्या करना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। तो आप सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज द सीपीसीबी 4 नॉर्म्स। सीपीसीबी 4 नॉर्म्स आपके यहाँ पे क्या होती है? तो सिंपल सी बात समझिएगा, 4 नॉर्म्स का मतलब होता है 4 की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या होता है? 4 नॉर्म्स का मतलब यहाँ पे होता है 4 की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका है, इन्होंने 4 की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया। 4 की मतलब देखो, एयर, वाटर, नॉइस और हजार्डस वेस्ट। ठीक है, और ये जो नॉर्म्स आपके रहेंगे 4 नॉर्म्स, ये इंडस्ट्री पे अप्लाई होंगे, म्युनिसिपैलिटीज पे अप्लाई आपके होंगे, और जो भी अदर एंटिटीज हैं उन पर भी आपके अप्लाई होंगे। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड इन इंडिया के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लायंसेस आपके इंश्योर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंश्योर होने चाहिए। अगर हम इनका ब्रेक डाउन करें कि 4 नॉर्म्स सीपीसीबी क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन अगर किया जाए तो ब्रेकडाउन में आपको पता चलेगा एयर पॉल्यूशन नॉर्म्स के बारे में, आपको पता चलेगा वाटर पॉल्यूशन नॉर्म्स के बारे में, आपको पता चलेगा नॉइस पॉल्यूशन नॉर्म्स के बारे में, आपको पता चलेगा हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट नॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4 नॉर्म्स का मतलब आपका क्या है? एयर पॉल्यूशन नॉर्म्स, वाटर पॉल्यूशन नॉर्म्स, नॉइस पॉल्यूशन नॉर्म्स एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट नॉर्म्स। एयर पॉल्यूशन के अंदर स्टैक इमिशन मॉनिटरिंग को क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। साथ ही साथ एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है ईटीपी एंड एसटीपी प्लांट्स का, इनके कॉम्प्लायंसेस को यहाँ पे देखा जाएगा, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को देखा जाएगा। ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर जो आपका होगा, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी को चेक किया जाएगा। नॉइस पॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो परमिसिबल नॉइस लेवल्स यहाँ पे दिया गया है फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है, लिमिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको मिल जाएगा। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो इसके अंदर कवर किया जाता है सेफ कलेक्शन, डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, जिससे हम ट्रैक कर पाए इंडस्ट्रियल वेस्ट को, ठीक है। और सिंपल सी बात है, हमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट को रिड्यूस करना है तो हमें सीपीसीबी जो गाइडलाइंस होती है सस्टेनेबल वेस्ट डिस्पोजल की, उसको हमें यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कहलाते हैं आपके सीपीसीबी 4 नॉर्म्स, एयर पॉल्यूशन नॉर्म्स, वाटर पॉल्यूशन नॉर्म्स एंड नॉइज पॉल्यूशन नॉर्म्स और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट नॉर्म्स। आई बात समझ में? आगे हम बात करें तो आप यहां पे समझिएगा सीपीसीबी 4 नॉर्म्स को इंडस्ट्री कैसे यहां पे इंश्योर करती हैं। तो इंश्योर करने के लिए इन्हें रेगुलर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो आपका है, ठीक है, कंडक्ट रेगुलर एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, ठीक है, ये इनको करना पड़ेगा। और क्या बताया था मैंने बताया इंस्टॉल करना पड़ेगा रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसके अंदर आपका CEMS आ जाता है, AAQMS आ जाता है और OCEMS आपका यहां पर आ जाता है। CEMS तो यहां पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो, कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम हम इसको बोलते हैं। और आप यहां पे देखो AAQMS या फिर CAAQMS, तो डेट इज कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन या फिर सिस्टम आपका हो जाता है। और OCMS का मतलब होता है ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन या फिर इफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था सीपीसीबी ऑडिट्स के लिए जो कॉम्प्लायंसेस रिपोर्ट्स आपकी है डिटेल्ड आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट जो आपका होता है सर्टिफाइड, तो पार्टनर विथ सर्टिफाइड एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, ठीक है, जिससे आपको एक एक्सपर्ट गाइडलाइंस यहां पर मिल सके, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो सीपीसीबी रूल 9, व्हाट इज रूल 9 ऑफ सीपीसीबी? सीपीसीबी का रूल 9 आपका क्या है? तो रूल 9 आपका है जो वो हजार्डस वेस्ट रूल 2016 मैंडेट है आपका इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, दैट इज द रूल 9। रूल 9 का मतलब यहाँ पे हजार्डस वेस्ट रूल 2016 के अंदर की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हजार्डस वेस्ट जो आपका यहाँ पे रहेगा रिस्पॉन्सिबली, जो भी ऑथोराइज्ड फैसिलिटीज होंगी, तो आपको रिसाइकिल करना है, रिकवर करना है, इंश्योर करना है इसकी ट्रेसेबिलिटी वेस्ट डिस्पोजल की, किसके द्वारा? सीपीसीबी वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा। साथ ही साथ पेरियोडिक कंप्लायंसेस रिपोर्ट जो आपकी होगी वो आपको सबमिट करना पड़ेगा लोकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। लोकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर आपका स्टेट बोर्ड आ जाता है। क्या आ जाएगा? आपका स्टेट बोर्ड आपका यहां पर आ जाएगा। आगे बात करें तो जो भी आपकी इलीगल डंपिंग यहाँ पे होती है, उस इलीगल डंपिंग को आपको प्रिवेंट करना है कि हजार्डस वेस्ट की इलीगल डंपिंग ना हो लैंडफिल्स के अंदर और वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो रूल 9 कॉम्प्लायंसेस में हमें क्या कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिलती है, तो ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल जो होते हैं इनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। हजार्डस वेस्ट का जो आपका डिस्पोजिंग होता है अनऑथोराइज्ड वेंडर के थ्रू करा दिया जाता है, और थर्ड पार्टी वेस्ट ऑडिट जो आपका होता है उसमें भी यहाँ पे फेल्यूर देखने को मिलता है। तो सेम बात है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो आपको सीपीसीबी ऑथोराइज्ड वेस्ट रिसाइकलर और डिस्पोजल फैसिलिटीज के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इंश्योर आपको करना पड़ेगा प्रॉपर सेग्रीगेशन, बायोमेडिकल वेस्ट को अलग लेके आना पड़ेगा, ई वेस्ट आपका अलग होगा एंड केमिकल वेस्ट आपका अलग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इंप्लीमेंट बारकोड। बारकोड सिस्टम आप यहाँ पे लो, जिससे आप हजार्डस वेस्ट मूवमेंट को ट्रैक कर पाओ। क्या कर पाओ? आप इसको ट्रैक यहां पर कर पाओ। क्लियर? चलो रियल वर्ल्ड केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी केस स्टडी यहां पे देखते हैं कैसे इंडस्ट्री अचीव करती है सीपीसीबी कॉम्प्लायंसेस को, ठीक है। तो केस स्टडी अपन यहाँ पे पहली केस स्टडी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट केस स्टडी को अपन ले लेते हैं। पहली केस स्टडी हमारी है महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम बात करें
तो पावर प्लांट्स हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन कॉम्प्लायंसेस की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले चैलेंज यहाँ पे ये है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट आपका नागपुर में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये फेस क्या करता है, आपको पता है, कोल बेस्ड रहेगा तो SO2 और NOx इमिशंस आपको देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पे CPCB फाइन्स लगते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन ये रहेगा कि कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपका है CEMS, आप इसको इंस्टॉल करवाओ, जिससे रियल टाइम आपका यहाँ पे क्या हो पाए, मॉनिटरिंग यहाँ पे हो पाए। या फिर आप लो सल्फर कोल जो आपका होता है इसके अंदर आप स्विच करो। इसके अंदर आप स्विच करोगे तो SO2 का जो इमिशंस है वो इमिशंस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इमिशंस आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ हम इंप्रूव्ड करेंगे यहाँ पे फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है, जिससे इमिशन हमारा यहाँ पर कंट्रोल होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से ये देखो आप, ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को अगर फॉलो किया गया तो इसको फॉलो करोगे तो आउटकम क्या निकल कर आया, आउटकम आया कि 35% कम हमें रिडक्शन देखने को मिला SO2 इमिशंस के अंदर विद इन 6 मंथ, ठीक है। और जीरो नॉन कॉम्प्लायंसेस पेनाल्टीज देखने को यहाँ पे मिली लास्ट 2 इयर्स के अंदर, ठीक है। ये था सॉल्यूशन, पहली केस स्टडी आपकी आई। दूसरी केस स्टडी अपन यहाँ पे देखते हैं दूसरी केस स्टडी आपकी है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी है गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात के अंदर जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इफ्लुएंट डिस्चार्ज की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहला चैलेंज अपन देख लेते हैं। चैलेंज क्या है, चैलेंज है कि जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट है ना आपकी सूरत के अंदर, डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करती है, जिससे BOD और COD लिमिट आपकी यहाँ पे एक्सीड कर जाती है, जो आपकी CPCB लिमिट्स के अंदर दी गई है या गाइडलाइन के अंदर दी गई है, वो आपकी यहाँ पे जो है एक्सीड कर जाती है। तो आप सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो अपग्रेडेड देयर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब ETP को यहाँ पे जो है अपग्रेड किया गया और डिस्चार्ज नॉर्म्स को यहाँ पर मीट किया गया, ठीक है। इंप्लीमेंटेड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD सिस्टम और रिसाइकल वेस्ट वाटर, और वाटर को रिसाइकल किया गया। यहाँ पे ऑनलाइन कंटिन्यूअस इफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया गया CPCB रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। इससे आउटकम हमें क्या निकल कर आया, आउटकम बहुत बड़ा अच्छा निकल कर आया। क्या, 95% वेस्ट वाटर यहाँ पे रीयूज हो पाया। क्या हो पाया, 95% वेस्ट वाटर को रीयूज किया गया और फ्रेश वाटर कंजप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर रिड्यूस हो गया। आगे 100% CPCB कॉम्प्लायंसेस यहाँ पे अचीव्ड हो गए, जीरो लीगल वायलेशंस यहाँ पर देखने को मिला। तो ये आपकी केस स्टडी है, ठीक है। 2 केस स्टडी थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब ओवर द ईयर जो भी CPCB इंट्रोडक्शंस हैं मॉनिटरिंग रेगुलेशंस के लिए, वो यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे ईयर मेजर इनिशिएटिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अफेक्टेड इंडस्ट्री कौन सी थी, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे रिकमेंडेशन में है, कॉम्प्लायंसेस डेडलाइन यहाँ पे क्या है, और इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है। रखोगे ना याद, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर जो है याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं तो आगे अपन बात करेंगे, बात है उस समय की, इस समय की 2015 की। यहाँ पे कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव था रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टैक इमिशंस का। अफेक्टेड इंडस्ट्री आपकी पावर प्लांट, सीमेंट, स्टील, केमिकल, फार्मा। रियल टाइम एनालाइजर टेक्नोलॉजी जो यूज की गई, रियल टाइम एनालाइजर को यहाँ पे यूज किया गया। SO2, NOx और पार्टिकुलेट्स मैटर सेंसर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। कॉम्प्लायंसेस डेडलाइन जो आपकी है वो दिसंबर 2015 यहाँ पे है। ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इंप्रूव कॉम्प्लायंसेस, इंपैक्ट सिग्निफिकेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इंप्रूव कॉम्प्लायंसेस आपको देखने को मिल रहा है। 2017 की अगर हम बात करें, ऑनलाइन कंटिन्यूअस इफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम OCEMS आपका लेके आए इलीगल इफ्लुएंट डिस्चार्ज को प्रिवेंट करने के लिए। अफेक्टेड इंडस्ट्री टेक्सटाइल, फार्मा, पेट्रोकेमिकल एंड टेनराइज रियल टाइम वाटर क्वालिटी सेंसर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए। डिजिटल रिपोर्टिंग यहाँ पे की गई। डेडलाइन मार्च 2018,
बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट क्या है, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट आपका ये रहने वाला है। 2018 के अंदर CMS कैलिब्रेशन को रिवाइज किया गया और रिपोर्टिंग जो आपकी है स्टैंडर्डाइज की गई और एक्यूरेसी को बढ़ाया गया। इंडस्ट्री ऐसा था कि सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। सिक्योर DAS सर्टिफाइड कैलिब्रेशन गैसेस, ठीक है, दिसंबर 2018 डेडलाइन है। इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। आगे बात करें तो आगे 2020 के अंदर मैंडेटरी नॉइस मॉनिटरिंग इंडस्ट्रियल जोन के अंदर कर दिया गया। रेगुलेट इंडस्ट्रियल नॉइस पॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों इंडस्ट्री अफेक्टेड थी। नॉइस लेवल मीटर का यूज किया गया, साउंड प्रूफिंग का यूज किया गया। क्वार्टरली यहाँ पर डेडलाइन थी फ्रॉम 2020। इंप्रूव्ड वर्क प्लेस सेफ्टी एंड नॉइस कंट्रोल यहाँ पर हुआ। इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट आपका ये रहेगा। 2021 के अंदर CEMS को एक्सपांड किया गया और भी पैरामीटर्स यहाँ पे लेके आए। मॉनिटरिंग की गई VOCs की, हैवी मेटल्स की, NH3 एंड Cl2 का। रिफाइनरी जो आपका है, पेट्रोकेमिकल है, फार्मा है, ये आपकी अफेक्टेड इंडस्ट्री हो जाएंगी। मल्टीपल पैरामीटर एनालाइजर को यूज किया गया। ICP-MS गैस क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पे यूज किया गया। दिसंबर 2021 डेडलाइन आपका है। बेटर ट्रैकिंग यहाँ पे कर पाए हम हजार्डस इमिशंस की। आगे हम बात करें 2023 के अंदर CPCB रूल्स 9 अमेंडमेंट आपका आया हजार्डस वेस्ट के अंदर। इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड वेस्ट ट्रैकिंग को इंप्रूव किया गया और ऑल हजार्डस वेस्ट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज जो आपकी हैं उसके अंदर आपका मैंडेट किया गया। ऑथोराइज्ड वेस्ट रिसाइकलर को यहाँ पे ऐड किया गया और डिजिटल ट्रैकिंग यहाँ पे की गई। जो डेडलाइन आपका रहा वो जुलाई 2023 आपका रहेगा और यहाँ पे एंकरेज किया गया रिस्पॉन्सिबल वेस्ट डिस्पोजल एंड इलीगल डंपिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया गया। 2024 के अंदर रिवीजन फिर से आया आपका CEMS की गाइडलाइन और ये आपका सेकेंड एडिशन था। क्या था? सेकेंड एडिशन था। ग्लोबल पॉल्यूशन कंट्रोल बेंचमार्क जो आपका है उसके लिए इसको अलाइन किया गया। केमिकल, फर्टिलाइजर और वेस्ट इंसिनेशन की यहाँ पे बात की गई। एडवांस IR एंड UV गैसेस एनालाइजर यहाँ पे यूज किया गया और एनहांस्ड कैलिब्रेशन को यहाँ पे यूज किया गया। जून 2025 और ट्रांजिशन अलाउड यहाँ पे रहा, डेट इज द डेडलाइन, और हायर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो किए गए और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंसेस को यहाँ पे फॉलो किया गया। इम्पैक्ट असेसमेंट आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप पूरा याद रखिएगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम बात करें तो लेटेस्ट CPCB गाइडलाइन की अगर हम बात करें और हम बात करें फ्यूचर ट्रेंड की कि एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में फ्यूचर ट्रेंड किस चीज का है, ठीक है। लेटेस्ट CPCB गाइडलाइन आपका क्या है, तो फ्यूचर ट्रेंड और लेटेस्ट में बात करें तो IoT और AI बेस्ड पॉल्यूशन मॉनिटरिंग को यहाँ पे जो है एडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड यही है कि स्मार्ट सेंसर आप यहाँ पे लगाओ जिससे रियल टाइम पॉल्यूशन ट्रैकिंग, रियल टाइम पॉल्यूशन ट्रैकिंग आपका यहाँ पे हो पाए। साथ ही साथ IoT बेस्ड एयर वाटर क्वालिटी मॉनिटर्स ट्रांसमिट लाइव डेटा, CPCB को यहाँ पे लाइव डेटा ट्रांसमिट हो पाए। AI पावर एनालिटिक्स प्रिडिक्ट हो पाए आपका पॉल्यूशन स्पाइक, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो आपकी हैं क्लाउड बेस्ड कॉम्प्लायंसेस प्लेटफॉर्म यूज करें जिससे इमिशंस को यहाँ पे ट्रैक कर पाए, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो आपका है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये याद रखिएगा एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल आपका है, इस एग्जांपल को आप यहाँ पर याद रखिएगा। एग्जांपल है यहाँ पर कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपका है इन्होंने इंस्टॉल्ड किया AI ड्रिवन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक है। और अब आपकी जो रिफाइनरीज हो गई जिसके अंदर रिड्यूस हुआ इमिशंस 30%, ठीक है। आगे बात करें वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव आपका हो गया और वेस्ट मैनेजमेंट आपके और स्ट्रिक्ट कर दिए गए। लेटेस्ट CPCB अपडेट आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जो भी प्लास्टिक है आपका, ठीक है, प्लास्टिक्स जो आपका है इसके लिए पॉलिसीज आई। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
ठीक है। और ई वेस्ट जो आपका है, रिसाइकेबिलिटी आपकी यहाँ पे बढ़ गई है, मतलब प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करोगे आप, कॉटन बैग्स को यहाँ पे यूज करोगे, वुड फाइबर से जो आपके बैग्स बन रहे हैं उसका यूज करोगे, जो आपके पेपर बैग्स है आप उसका यूज करोगे। क्वार्टरली वेस्ट ऑडिट यहाँ पे मैंडेट कर दिया कि आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के लिए। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वही आपका हो गया क्लीन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या रहेगा, क्लीन इंडिया इनिशिएटिव की बात की जा रही है, तो ये आप याद रखिएगा। क्लीन इंडिया इनिशिएटिव इन्होंने प्रमोट किया प्लास्टिक रिसाइकलिंग को, ठीक है, सिटीज के अंदर, जैसे कि मुंबई आपका हो गया, दिल्ली हो गया। और एम यहाँ पे है कि 50% तक, एम क्या है, एम है 50% तक जो लैंडफिल आपका है वेस्ट का 2025 तक आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी सीपीसीबी गाइडलाइंस थी, ये आपकी क्या थी, ये आपकी सीपीसीबी गाइडलाइंस थी। और इन गाइडलाइंस को आपको याद रखना है, एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखना है, नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। कंटेंट अच्छा लग रहा है लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जो भी आपके दोस्त इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर रिकॉर्डेड बैचेस में आपको जाना है तो रिकॉर्डेड बैचेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको नेविगेट प्राइम की ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि आपकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। आपको पता है नेविगेट इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड के अंदर भी आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराता है। तो ऑफलाइन मोड की क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है और इंक्वायरी करना है तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। और आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू, क्लास ओवर।